चलो, तो आज जो मैं पेपर ले रहा हूँ टेस्ट पेपर, वो पेपर सेकंड है। और उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन का यानी फर्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जो और है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है वो इंटर रिलेटेड है और इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इट्स अ वेरी वाइटल टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोसिस्टम इकोलॉजी. First, I had already discussed energy model. Second, I am going to discuss the biogeochemical cycle. तो अब ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है, जिसको हम जैव भू ओके चक्र बोलते हैं, उस साइकिल में बेसिकली देयर आर सो मेनी साइकिल्स एंड हैविंग अपॉर्चुनिटी टू आस्क. मैंने यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस बनाया है, ये क्वेश्चन ये है और उसके कंपोनेंट को देखो, फिर देखेंगे कि कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे. इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बायोजियोकेमिकल साइकिल. आप बायोजियोकेमिकल साइकिल से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन. तो पहला हम एड्रेस करेंगे कि हम बायोजियोकेमिकल साइकिल से क्या समझते हैं, व्हाट इज इट. और थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन में ही सिग्निफिकेंस भी लिख देंगे. ओके, उसका इंपॉर्टेंस, उसकी वाइटलिटी इकोसिस्टम में, क्योंकि इट्स अ वेरी वाइटल इकोसिस्टम फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फंक्शन है, तो इसको समझना जरूरी है. दूसरा इसमें कंपोनेंट मैंने पूछा है कि गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल. अब मैंने कहा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कैन बी कैटेगराइज्ड और क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, गैसियस और सेडिमेंट्री. बायोजियोकेमिकल साइकिल को दो पार्ट में बांट सकते हैं, गैसीय साइकिल, गैसीय चक्र, और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल में. और गैसियस साइकिल जो है उसके अंदर फिर आते हैं कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. ओके, ये सारे जो साइकिल है वो गैसियस साइकिल है. गैसियस साइकिल में जो ये एलिमेंट हैं जो लिविंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वो मैटर है जो लिविंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में, बायोस्फीयर में, लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट है. और ये एलिमेंट के साथ खास बात क्या है कि ये रिसाइकल्ड होते हैं, एनर्जी मॉडल की तरह नहीं है. एनर्जी जो है मैंने बताया था डायरेक्शनल फ्लो करता है, उसमें साइक्लिकल मूवमेंट नहीं होता. यहां मैटर का साइक्लिकल मूवमेंट होता है, यानी मैटर रिसाइकल होता है. एनर्जी फ्लो मॉडल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज व्हाट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सोलर एनर्जी. प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग एंटिटी हैं वो किससे एनर्जी गेन कर रहे हैं, वो सोलर एनर्जी से. प्रोड्यूसर के पास कैपेबिलिटी ये है कि वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली लेकर और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है. और फर्दर वही केमिकल एनर्जी बाद में क्या होता है, वो ट्रांसफर होता चला जाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी कंज्यूमर. बात समझ रहे हो ना मेरी. तो इस तरह से वो चीजें हो रही हैं. वहां डायरेक्शनल फ्लो है और वहां जो ये, अगर हम देखेंगे उस सिस्टम को, एनर्जी फ्लो मॉडल को देखोगे, उस सिस्टम और उसके कंपोनेंट को देखोगे, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, वहां पर एनर्जी फ्लो मॉडल को देखोगे तो वो एक ओपन सिस्टम की तरह काम करेगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ है, स्पेस में, सन, उसकी एनर्जी अर्थ पर बायोस्फीयर में प्लांट्स ट्रैप कर रहे हैं. वो एक ओपन, क्या है एग्जाम्पल ओपन सिस्टम का. लेकिन जब मटेरियल साइकिल की बात करते हो, बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करते हो, तो ये क्लोज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल है. ठीक है, ये अर्थ के ही सिस्टम से उसको मिलता है और यहीं पर वापस जाता है. जैसे एटमॉस्फेयर से कार्बन लिया प्रोड्यूसर्स ने, वो कार्बन फिर मूव होकर चला जाएगा.
तो ये क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ। बायोजियोकेमिकल साइकिल और एनर्जी मॉडल के बीच में बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। तो एनर्जी का फ्लो डायरेक्शनल था, ये साइक्लिकल फ्लो है। यहाँ मैटर साइकिल में, चक्र में घूमते रहते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और दो जगह पर एलिमेंट हैं जो लाइफ के लिए, लिविंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक का सोर्स है एटमॉस्फेयर और दूसरा सोर्स है रॉक्स। तो सेडिमेंट्री साइकिल की शुरुआत रॉक्स से होती है। रॉक्स डिसइंटीग्रेट होकर सॉइल बनाते हैं। तो फॉस्फेट साइकिल है या सल्फर साइकिल है, या ये जो साइकिल है, ये सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है। सेडिमेंट्री साइकिल समझ रहे हो। और गैसियस साइकिल का एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब गैसियस साइकिल। तो ओवरऑल मैंने एक बेसिक तुम्हें डिफरेंस बताया कि एनर्जी फ्लो मॉडल और मटेरियल का मूवमेंट में डिफरेंसेस है। एनर्जी फ्लो मॉडल हमें यह दिखाता है कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल या डायरेक्शनल है। कई बार वाई शेप्ड मॉडल में मूव करता हुआ एनर्जी दिखाई देता है दो आर्म्स में, कई बार सिंगल लीनियर। जो लिंडमैन का रूल है वो लीनियर मॉडल बताता है, जो ईपीओडम का है वो वाई शेप्ड डायरेक्शनल मॉडल बताता है। लेकिन बायोजियोकेमिकल साइकिल में यहाँ मैटर्स को लेकर कोई डाउट नहीं है इकोलॉजिस्ट के बीच में। यहाँ कोई डुअल मॉडल नहीं है। यहाँ एक ही और एकमात्र मॉडल है कि सारे एलिमेंट जो लिविंग के लिए एसेंशियल हैं वो क्लोज्ड सिस्टम के पार्ट हैं, वो रिसाइकल होते हैं और इसलिए जहां से चलते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं साइक्लिकल फैशन में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया आपको, जिनका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बैकग्राउंड नहीं है वो बेसिक थोड़ा समझ लें। और साइंटिफिक टर्म्स में चूंकि बात करना है तो क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, समझ रहे हो ना, ये सब टर्म्स आप बेसिकली सीख लेते हैं। तो ध्यान में रखो इन चीजों को। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। अब मैं पहले पार्ट को डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल। अभी तक डिस्कस जो किया उसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। तो इसमें तीन कंपोनेंट हमें एड्रेस करने हैं। पहला कंपोनेंट, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, तुम क्या समझते हो। दूसरा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिटेल्ड अकाउंट देना है कि कैसे वो नाइट्रोजन का मूवमेंट होता है विद इन अ क्लोज सिस्टम। फिर कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे एक पार्ट लिखा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोल्स को भी बताना है यहाँ पर। ठीक है, उनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पाथवेज बताना। So highlight the specific role played by various microorganism in its structural and functional pathway. नाइट्रोजन साइकिल के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पाथवे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, ये थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड पार्ट है क्वेश्चंस का। फर्स्ट पार्ट को पहले एड्रेस करें, और ये आपको 32 मार्क्स से लेकर 40 मार्क्स तक आ सकता है क्वेश्चंस। वर्ड लिमिट आपकी 450 टू 550 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। 5-10 ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट नहीं है। 600 वर्ड तक लिख सकते हैं, बट डिपेंड है कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं उस टाइम फ्रेम में लिखने की, और कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है देखो। द केमिकल एलिमेंट्स, जो मैटर्स चाहिए लिविंग्स को, वो केमिकल एलिमेंट्स के फॉर्म में अर्थ और उसके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्ड करना है तो कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके अलावा उसमें फॉस्फेट, सल्फर जैसे एलिमेंट भी होते हैं। फैट पता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल से बनता है, तो वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है।
आपके बोन जो है, बोन का फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, टिथ के लिए फॉस्फेट और कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। आपके मसल और न्यूरल सिस्टम के फंक्शन करने के लिए सोडियम पोटेशियम की भी जरूरत पड़ती है। तो लिविंग के फंक्शंस के लिए, लिविंग की बॉडी के फॉर्मेशन के लिए और उसके फंक्शंस के लिए कुछ केमिकल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। वो केमिकल एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? अर्थ एनवायरमेंट में मौजूद हैं। तो यहां मैंने लिखा है कि द केमिकल एलिमेंट्स एसेंशियल टू लाइफ टेंड टू सर्कुलेट इन बायोस्फीयर इन कैरेक्टरिस्टिक्स पाथवे फ्रॉम एनवायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लिखा कि जो एलिमेंट्स एसेंशियल हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, सल्फर, पोटास, सोडियम एक्सेट्रा, all these are essential for livings, circulate in biosphere. Biosphere का मतलब है the part of the earth where the life exist. अर्थ का वह पार्ट जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, सो वेयर द लिविंग एग्जिस्ट। तो बायोस्फीयर में बोला कि ये जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं? बोला वो सर्कुलेट करते हैं। किनके बीच में सर्कुलेट करते हैं? ध्यान से देखो, बोला बायोस्फीयर में वो सर्कुलेट करते हैं, एनवायरमेंट से वो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के पास, फिर ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरमेंट के पास आ जाते हैं। इसी सर्कुलेशन पैटर्न को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। एनवायरमेंट से ऑर्गेनिज्म लिया, ऑर्गेनिज्म वापस एनवायरमेंट को लौटा दिया, यानी मैटर चला गया वापस फिर से। तो एक सर्कुलेशन हमेशा तुम्हें बायोस्फीयर में दिखाई देगा, इकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को यहां सिंपल हमने एक कॉन्टेक्स्ट में समझाया कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। जो वाइटल एलिमेंट है लाइफ के लिए, वो एलिमेंट एनवायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, ऑर्गेनिज्म उसे यूज करता है, बाद में ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को लौटा देता है। अब हम इसी प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे जाता है ऑर्गेनिज्म के पास और फिर ऑर्गेनिज्म से वापस एनवायरमेंट को कैसे चला जाता है। इसी को हमें इस साइक्लिकल प्रोसेस में एक्सप्लेन करना है। फिर आगे मैंने लिखा है, ये बात समझ आ गई ना? फर्स्ट सेंटेंस इज क्लियर नाउ। These more or less circular pathway are known as biogeochemical cycle. इसी सर्कुलर पाथवे को ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड देन रिटर्न बैक टू एनवायरमेंट, दिस सर्कुलेशन सिंपली कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये एक सिंपल ये डेफिनेशन हो गया। अब दूसरे शब्दों में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा और टेक्निकल बनाए। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब लगेगा बहुत लोगों को लिखेंगे तो नंबर आएगा, आएगा, क्योंकि आपको तो कैसे भी बताना है, बट थोड़ा टेक्निकल जाओ। मैंने 3 डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ, एक ही चीज के अलग अलग वर्ड्स में। दूसरा देखो, थोड़ा और टेक्निकल बनाए। लिखा है इन अदर वर्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल इज सर्किट और पाथवे by which a chemical element are moves through both biotic, that is living, and abiotic, that is geo or non living। ठीक है, कंपार्टमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। मैंने क्या बताया? दूसरे शब्दों में बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? वो केमिकल एलिमेंट का ऐसा सर्किट है, ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें एनवायरमेंट के दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, अबायोटिक भी और बायोटिक भी। इसका मतलब अबायोटिक से मैटर बायोटिक में इंटर करता है, लिविंग में इंटर करता है, नॉन लिविंग से, और वापस फिर नॉन लिविंग को पहुंच जाता है। तो दूसरा एक तरीका ये भी बताने का हो गया कि एनवायरमेंट के दोनों कंपोनेंट के बीच में मटेरियल के सर्कुलेशन को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। आ गई बात समझ में? दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन। उसी बात को दूसरे शब्दों में कह दिया। आगे लिखा है, इन इफेक्ट द एलिमेंट इज रिसाइकल्ड ऑल्दो इन सम सच साइकिल देयर मे बी प्लेसेस कॉल्ड सिंक्स।
तुमने सुना कार्बन सिंक। अब क्या होता है इस साइक्लिकल प्रोसेस में, एक और भी टेक्निकल पार्ट है। जैसे कार्बन चला, कार्बन गया प्रोड्यूसर के पास, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O बना देता है C6H12O6। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। फिर वहां से उसी लीफ में जो ग्लूकोज स्टोर है और प्लांट के स्टेम में या प्लांट के फ्रूट्स में आपने खाया या हर्बीवोर्स ने खाया तो उसमें ट्रांसफर हो गया कार्बन। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, कार्बन वहां चला गया, ग्लूकोज सब ले रहे हैं ना, तो ट्रांसफर हो रहा है। अब कार्बन जा रहा है, लेकिन कार्बन क्या होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कई बार वो रिजर्वायर के रूप में स्टोर हो जाता है, वो आगे मूव नहीं करते। अगर वो आगे मूव नहीं करेंगे और जहां है वहीं स्टोर हो जाए तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इकोलॉजी में, शिंक। तो मैंने कहा कि कुछ अमाउंट शिंक हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो यहां मैंने लिखा कि इन इफेक्ट द एलिमेंट इज रिसाइकल्ड, एलिमेंट रिसाइकल्ड होता है, लेकिन सम सच साइकिल देयर मे बी प्लेसेस, जिसको हम शिंक कहते हैं, वेयर एलिमेंट इज एक्यूमुलेटेड और हेल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ओशियन हमारे हैं, ओशियन कार्बन को लंबे समय तक होल्ड करके रखे हुए, तो ओशियन और कार्बन सिंक पढ़ते हो ना आप लोग। आप ओशियन के बारे में ओशियनोग्राफी में ये टर्म सुनते होगे, ओशियन इज अ कार्बन सिंक। सिंक का मतलब क्या हुआ, कार्बन साइकिल में चल रहा था लेकिन बहुत लंबे समय के लिए ओशियन के पास ही रह गया है, अभी वो साइकिल में नहीं चल रहा है। तो जब वो रुक जाएगा किसी रिजर्वायर में तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करोगे, शिंक। अब क्या होता है, जनरली जो बच्चे इकोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है, उन्हें ये पता नहीं होता, तो बायोजियो केमिकल साइकिल में कभी जिक्र भी नहीं करते कि सिंक होता क्या है। बात समझ रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ मैटर क्या हो गया कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर हो जाते हैं, उसको हम सिंक बोलते हैं। जहां डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। फिर लिखा है द मूवमेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ या अर्थ एनवायरमेंट में मिलते हैं, इसीलिए हम इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। that are essential to life can be conveniently designated as nutrient cycling। इसी बायोजियोकेमिकल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बोलते हैं। वही मैंने कहा, क्यों, क्योंकि these are the elements which is essential for our nutrition, for the nutrition of the all livings including the human। इसीलिए आप इसको मटेरियल साइकिल बोलो, चाहे बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलो, या आप इसे न्यूट्रिएंट साइकिल बोलो, या किसी भी नेम से आए तो आप एक ही बात एक्सप्लेन करोगे। आ रही है मेरी बात समझ में ना। तो बायोजियो केमिकल साइकिल को हम मटेरियल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने बता दिया आपको। चलो फिर लिखा है कि द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी in some form is always necessary to drive material cycles। अब मटेरियल को पुश करके एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो एनर्जी कंज्यूम होगा ना, स्वाभाविक है, किसी काम को करने के लिए एनर्जी लगता है। तो बोला मटेरियल की साइक्लिंग में एनर्जी कंज्यूम होता है, तो मैंने एनर्जी को मटेरियल से लिंक कर दिया यहाँ एक लाइन में। इन वन सेंटेंस आई हैव लिंक्ड द एनर्जी विथ मटेरियल। कॉन्टेक्स्ट समझ लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं, बोलो। यस सर। तो आप यहां तक भी लिखकर बायोजियो केमिकल साइकिल में व्हाट डू यू मीन में छोड़ सकते हैं। अब मैंने फिर उसी बात को बायोजियो केमिकल साइकिल क्या है फिर एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, यानी थर्ड एक्सप्लेनेशन है उसी चीज की। क्यों आपके लिए मैंने 3 तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपकी कैपेसिटी है, आपको जो मॉडल अच्छा लगे एक्सप्लेन करने के लिए उसको पिक करिए, एग्जाम में लिख दीजिए। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ऑल केमिकल एलिमेंट्स अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म आर पार्ट ऑफ बायोकेमिकल साइकिल।
और बायो जियोकेमिकल साइकिल। सभी एलिमेंट जो कि ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, ऑल केमिकल एलिमेंट्स अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जितने भी हैं वो बायो जियोकेमिकल साइकिल के पार्ट हैं। In addition to being a part of living organism, these chemical elements also cycle through abiotic or non-living factor of ecosystems such as water called hydrosphere, land called lithosphere, and air called atmosphere. The living factor of the planet can be referred to collectively as biosphere. बोला कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वह पार्ट कलेक्टिवली बायोस्फीयर कहलाता है जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहां लाइफ नहीं एग्जिस्ट करता वो बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाता है, ठीक है। ऑल द केमिकल्स और न्यूट्रिएंट और एलिमेंट्स used in ecosystem by living organism operate on closed system, इसलिए मटेरियल रिसाइकल होता है। नहीं तो बाहर से मिलता रहता सप्लाई, कहीं से हम इंपोर्ट करते रहते तब तो कमी ही नहीं होती, लेकिन चूंकि इसी सिस्टम में जो अवेलेबल है उसी से काम चलाना, इसीलिए रिसाइकल करना पड़ता है, इसीलिए साइकिलिंग होती है मटेरियल की, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम का पार्ट, which refers to the fact that these chemicals are recycled instead of being lost and replenished constantly such as in an open system। तो इसीलिए चूंकि ये क्लोज सिस्टम का पार्ट है बायो जियोकेमिकल साइकिल, तो यहां लॉस नहीं होता एनर्जी की तरह, यहां रिसाइकल्ड होता रहता है मटेरियल। अब इसके बाद एक डायग्राम बनाओगे तुम लोग, क्या डायग्राम बनाओगे, मैं बनाता हूं, आप उसको बनाओगे। यहां पर एक डायग्राम बनाना है, जो इसमें मैंने डाला नहीं है, यहां मैं बना देता हूं, आप इसको जब अपना बनाना तो उसमें इंक्लूड कर लेना। मैंने जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया उसके आधार पर हम बनाएंगे। ये कलर दिख रहा है या चेंज करूं? विजिबल। दिस इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर is what? A collective part of hydrosphere, lithosphere and atmosphere। So ये कलेक्टिव पार्ट है किसका? इन सभी का। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है, और ये बायोस्फीयर जैव मंडल है। इसमें जो कंपोनेंट हैं वो हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब मान लो कि कोई एक मैं एक्सप्लेन कर दूं,
आपके लिए। चलो हम लोग लेकर चलते हैं कार्बन को। कार्बन प्रोड्यूसर यूज करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रोड्यूसर यानी उत्पादक पानी में भी रहते हैं। यहां पर पानी में जो प्रोड्यूसर्स हैं क्या है यहां पर, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स इनमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन कन्वर्ट कर ले रहे हैं ये, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू। कार्बन को फिक्स कर लिया केमिकल फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, हाइड्रोस्फीयर में फाइटोप्लैंक्टन है। यहां पर क्या है, ग्रासेस, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, ये सब होते हैं ना लैंड पर। तो ये भी तो यही काम कर रहे हैं। तो आप यहां पर बता दोगे तो यहाँ लिख दोगे फाइटोप्लैंक्टन, और यहाँ ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज ये लिख दोगे, ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब इसके ऊपर जो कंज्यूमर है पानी में वो क्या है, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या खा रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट के लार्वी, हर्बीवोर्स होते हैं। इंसेक्ट के लार्वी, इंसेक्ट के जो लार्वी हैं ना बहुत सारे, वो फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं। या जू प्लैंक्टन्स, ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं। या स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, ये सब कंज्यूमर है ना। श्रिम्प्स, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, मतलब इतने सारे हैं सब, बहुत सारे। फिर उनके ऊपर स्मॉल को बिग खाएगा, लार्ज कंज्यूमर। यहां पर इनको हर्बीवोर्स जो लैंड पर हैं, जैसे आपने डियर दे दिया, डियर को कार्निवोर्स जैसे लायन बोल दिया, ये है कंज्यूमर। तो फूड प्रोड्यूसर से, यानी ये कार्बन प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जब खाएगा तो कंज्यूमर में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेथ होगी, ठीक है। दूसरा, ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर से इजेस्टेड मटेरियल, आप बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो खाना नहीं पचता है एनस के थ्रू बाहर आता है। अब उस वेस्ट पर भी बहुत सारे डिकम्पोजर ग्रो करते हैं। गाय जो गोबर दे रही है उस पे भी मशरूम ग्रो करता है, नहीं, वो डिकम्पोजर्स है। तो जो इजेस्टेड मटेरियल है उस पर भी ग्रो करता है और डेड पर भी ग्रो करता है। तो वर्ड लिखा रहता है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस, नहीं। तो ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर केवल मरेगा तो ही डिकम्पोजर नहीं उस पे जिंदा है, ये जो इजेस्टेड मटेरियल भी निकालेगा उस पर भी डिकम्पोजर जिंदा है, ध्यान दीजिएगा। तो डिकम्पोजर्स के अंदर क्या आते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये आते हैं, ठीक है ना। कवक और जो मैंने कहा जीवाणु डिकम्पोजर्स के अंदर आते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पर। और ये क्या करेंगे, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये जो ग्लूकोज है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारा लिविंग के अंदर जो ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सभी को तोड़ देते हैं किसमें, सिंपल एलिमेंट में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वापस एनवायरमेंट को पहुंच जाता है। तो डिकम्पोजर का काम है कि फिर से ब्रेक कर कर इन एलिमेंट को एनवायरमेंट को पहुंचा देना। इसी प्रोसेस को, यानी ये जो बनेगा डिकम्पोजर के थ्रू, इसमें कार्बन भी होगा, कार्बन वापस चला जाएगा
जहां से चला था पहुंच गया, इसी साइकिल को हम कहते हैं कार्बन साइकिल, जो एक एग्जाम्पल है बायोजियोकेमिकल साइकिल का। तो इस डायग्राम से मैंने आपको ये समझा दिया कि देखो एनवायरमेंट से जो चीज चली थी, कहां पर, ये नॉन लिविंग एनवायरमेंट से जो लिविंग के अंदर सब्सटेंस आया था, मैटर आया था, ये मैटर वापस ब्रेक डाउन होने के बाद फाइनली उसी एनवायरमेंट को पहुंच गया। इसी प्रोसेस को, जहां मटेरियल रिसाइकिल होता हुआ वापस फिर वहीं पहुंच जाता है, इसी प्रोसेस को आप कहते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जब आप एक्सप्लेन करते हो बायोजियोकेमिकल साइकिल डेफिनेशन में, तो एटलीस्ट बताओगे भी तो कि साइकिल है। तो आप सीधा नाइट्रोजन साइकिल ही दिखाते हैं। कोई भी साइकिल आए एग्जाम में, अगर उसने पूछा है कि डिफाइन बायोजियोकेमिकल साइकिल, और अगर उसने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिफाइन करके एक कॉमन बायोजियोकेमिकल साइकिल बना दो। फिर जो स्पेसिफिक जो आपसे पूछा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जो भी पूछेगा, फिर उसके लिए अलग बनाना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कर लोगे ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, अगर पता है, क्लैरिटी है तो। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई तरीका है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट दिखाई देते हैं। समझ में आ गई बात है? जो आप एरो एरो करके दाएं बाएं बना देते हैं, उसमें सब खिचड़ी हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है चीजें, ठीक है ना, तो उसमें क्लैरिटी नहीं आती। तो चलो आगे चले। सो डोंट मिक्स एवरीथिंग, मेक इट वेरी सिंपल। चले आगे। तो कुछ टॉपिक आपको बहुत इजी दिखता है, और आप लोगों ने एनर्जी छोड़कर इसी को किया था स्ट्राइक, और मैंने इसमें नाम नंबर आपको दे भी दिए थे, क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हो तो मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन आप बिना समझे रट कर लिख रहे हैं, वो मुझे पता होता है, क्योंकि मैं जान जाता हूँ आपके लैंग्वेज से कि आपने कहीं से देखा कंटेंट, रटा, उसको लिख दिया बिना समझे। स्टेप वाइज वो टीचर समझ में आ जाता है, जो टीचर उस बैकग्राउंड का है वो समझ जाएगा कि ये बच्चा ने जस्ट उसको मगअप किया है। अब मैंने यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, पूछा नहीं है लेकिन मेंशन कर दिया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमको कनेक्ट करना है नाइट्रोजन साइकिल। तो मैंने बताया कि दो टाइप है, गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में जो मेन गैस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका रिजर्वायर क्या है, एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी, एटमॉस्फेयर से। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे। सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वायर, यानी ये जो एलिमेंट सेडिमेंट्री साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका रिजर्वायर अर्थ है, क्रस्ट ऑफ अर्थ, यानी रॉक है। क्रस्ट किसका बना है, रॉकी स्ट्रक्चर है ना अर्थ का क्रस्ट। अर्थ इज अ रॉकी प्लैनेट, है ना। तो सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, पोटास साइकिल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सेडिमेंट्री। तो मैंने जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे दिया, अगर आपके पास टाइम कम है आप स्किप करके डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बट लिख लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं, आपसे अगला पार्ट क्वेश्चन पूछा था नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें भी बहुत जनरलाइज्ड आपने डिस्क्रिप्शन दिया है। अब मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे लिखोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। इसके स्टेप होते हैं लिखने के। देखो मैंने बताया है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो मैंने बताया नाइट्रोजन साइकिल इसलिए भी बताया क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोल को भी बताइए, जो यहीं पर एडेड है इसी डिस्क्रिप्शन में। तो देखो मैंने बताया है कि नाइट्रोजन, वाई पहले मैंने यहां एक्सप्लेन किया है कि वाई नाइट्रोजन इज एसेंशियल। आपका प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड्स किससे बने हैं, नाइट्रोजन से। तो आपके प्रोटीन, और प्रोटीन आपके बॉडी का बायोमास बिल्ड करता है। अगर वाटर निकाल दो तो आपके बॉडी का वेट, दैट इज अ वेट ऑफ बायोमास बिल्ट बाय द प्रोटीन। प्रोटीन इज द मेजर पार्ट ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं पढ़ा ना, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन इज एसेंशियल।
आपका डीएनए और आरएनए जो पढ़ते हो, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड कहते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आपने पढ़ा है ना। ठीक है, तो वहां पर भी बेस होते हैं, प्यूरिन और पायरेमिडीन। ठीक है ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो पढ़ रहे होते हो तुम, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, उसको कहते ही है नाइट्रोजनस बेस, वो नाइट्रोजन के क्षार हैं। उसके बाद कोएंजाइम्स, बहुत सारे आपके बॉडी के फंक्शंस को करने के लिए आपके शरीर में कोएंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो कोएंजाइम्स में भी नाइट्रोजनस कोएंजाइम्स होते हैं। उसके बाद वाइटामिन्स, आपके बॉडी के लिए एसेंशियल है विटामिन, आपके ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वो विटामिन्स में भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो नाइट्रोजनस हैं। और आपके जितने सेल्स हैं, मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ो, और सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ो, उसमें भी एसेंशियल एलिमेंट है प्रोटीन, और प्रोटीन बनेगा ही नाइट्रोजन का। तो मैंने बता दिया कि सारे सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, सारे के सेल मेम्ब्रेन में चाहिए ना, सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना। तो बता दिया मैंने पहले कि क्यों एसेंशियल है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा गंभीरता से लेना है, नहीं सीरियसली। अब देखो, फिर मैंने यहां मेंशन किया है कि इन प्लांट्स much of nitrogen is used in chlorophyll molecules which are essential for photosynthesis and further growth. अब प्लांट में क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर पढ़ोगे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो 11th क्लास की बुक में होगा, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। और क्लोरोफिल के बगैर तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो पिगमेंट का केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें भी नाइट्रोजन है। तो मैंने कहा प्लांट में क्लोरोफिल बनने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। आ रही है बात समझ में। तो मैंने आपको बता दिया कि वाई नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर मैंने लिखा है अर्थ, इसमें आर ऐड कर लेना ये आर टी है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 79% नाइट्रोजन, making it largest pool of nitrogen. However, nitrogen in the N2 form, जिसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहते हैं या डाई नाइट्रोजन बोलते हैं, N2 को क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन। इस फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए हम इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी बोलते हैं। तो बोला N2 is unavailable for use by most organism because there is triple bond between the two nitrogen. वो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता, तो ये नाइट्रोजन ऐसे जुड़े हुए, और इसीलिए इस नाइट्रोजन को प्लांट या एनिमल डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। तो क्या होगा, तब वहां एक प्रोसेस होगा कि ये जो डाई नाइट्रोजन है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कुछ अलग कंपाउंड में पहले कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में, अमोनिया में, नाइट्रेट में, और उस फॉर्म में फिर उसको ऑर्गेनिज्म लिविंग ले पाते हैं। उसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां मैंने लिखा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड के कारण, चूंकि बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है, तोड़ेगा तो लेगा, अब टूट ही नहीं पा रहा है बॉन्ड इन जनरल डायरेक्ट, तो डिफिकल्ट हो जाता है, डायरेक्ट नहीं लेते। तो क्या करते हैं, उसको दूसरे एलिमेंट के साथ नाइट्रोजन को रिएक्ट कर कर उसको कन्वर्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। उसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, तो अमोनिया बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। इसी कॉम्बिनेशन में जब ये बनाते हैं, हम उस प्रोसेस को कहते हैं फिक्स्ड करना, यानी उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे बाद में, अभी मैं एक्सप्लेन पहले कर लेता हूं, फिर मैं ये डायग्राम भी बता दूंगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये तो ऐसे ले लिया, उस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं जो मैंने आपको दिया है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके नोट्स में मिसिंग है या जो आपके एक्सप्लेनेशन में, वो ये जो 6 स्टेज है ये मिसिंग है। आपने ये 6 स्टेज में आप नहीं लिखते। किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे तो ये 6 स्टेज में ये साइकिल पूरी होती है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि इफ यू वांटेड टू फेच गुड मार्क्स, व्हाई नॉट यू फॉलो द स्टैंडर्ड बुक। जैसे ईपी ओडम का किताब उठा लो, ठीक है ना, या फिर आप उठा लीजिए ये एनवायरमेंट इकोलॉजी की कोई भी जो पीजी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे बुक चलती है, उसमें ये है। पहला स्टेज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द कंबाइंड फॉर्म, दैट इज अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। फिर एक है डीके, फिर नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एनामॉक्स एक स्टेज है, एनामॉक्स मैं बताऊंगा। फिर है लीचिंग एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये 6 स्टेज में पूरा होता है साइकिल। अब आप लोगों में से किसी के भी नोट्स में ये प्रोसेस नहीं लिखा है। आपने लिखा है कंटेंट, ऐसा नहीं है, वो भी लिख के आओगे मार्क्स होगा, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमैटिक लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो पढ़ते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। इसीलिए मैंने बोला ना कि आंसर राइटिंग इज अ आर्ट, वो एकदम से डिफरेंट होता है। आप जो पढ़ रहे हैं और जो आप वहां प्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स लेने के लिए, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। अब देखो, लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम रिलेटिवली इनर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म। इनर्ट मतलब लिस्ट रिएक्टिंग, जो रिएक्ट नहीं करता उसको कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर से किस फॉर्म में नाइट्रोजन आता है? N2 के फॉर्म में। ये N2 इनर्ट फॉर्म है, ठीक है, and converted into nitrogen compound useful for other chemical processes such as notably ammonia, nitrite or nitrate and nitrogen dioxide। तो इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होना, या फिर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में या नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अभी मैं रिएक्शन भी दिखाऊंगा। पहला तो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर। फिर लिखा है देयर आर प्रोसेसेस और रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बायोस्फीयर। क्या क्या है? कुछ तो नेचुरल प्रोसेस से भी नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। पहला प्रोसेस है लाइटनिंग। बिजली कड़कती चमकती है तो उसमें क्या होता है? आयोनाइज्ड होते हैं, और आयोनाइज्ड होके वो रिएक्ट कर जाते हैं, तब वो इनर्ट नहीं रहते, आयोनाइज्ड होते हैं तो काफी रिएक्टिव हो जाते हैं नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो रिएक्टिव हो जाते हैं रेडिकल फॉर्म में, तो वो तुरंत कंपाउंड बना देते हैं हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, यानी बिजली कड़कती है, जो लाइटनिंग होता है, उसमें भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट में, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में होता है, जहां आप केमिकल फर्टिलाइजर बनाते हो, यूरिया बनाते हो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं हैबर बॉश प्रोसेस। अब आपको ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि यूरिया कैसे फैक्ट्री में बनती है या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैसे बनता है, बस आपने मेंशन कर दिया कि दूसरा है कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम लैब में क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक कॉमन प्रोसेस है जो मॉडर्न टाइम में यूज होता है, उस प्रोसेस का नाम याद आएगा तो मेंशन कर दोगे, हैबर एंड बॉश प्रोसेस, ठीक है। तीसरा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, और ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन आपका थर्ड कंपोनेंट है इस क्वेश्चन में। यहां माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, दिस इज बायोलॉजिकल। तो हमने देखा नेचुरल, लाइटनिंग, इंडस्ट्रियल, हैबर बॉश प्रोसेस, एंड बायोलॉजिकल थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखो, फ्री लिविंग भी है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सिम्बायोटिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
सिम्बायोटिक वाले हमेशा एसोसिएशन में किसी के साथ रहते हैं, जैसे राइजोबियम। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि फ्री लिविंग रहते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो चलो, अब हमने ये पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन को। फिर हम लोग पढ़ेंगे डीके, फिर नाइट्रिफिकेशन। अब देखो, मैंने थोड़ा सा हैबर-बॉश प्रोसेस और थोड़ा लाइटनिंग को एक्सप्लेन कर दिया है, आप पढ़ लेंगे। लाइटनिंग बताया ना, बिजली चमकती है, तो लिखा है enormous energy of lightning break nitrogen molecule and enable their atom to combine with oxygen in the air forming oxides। तो नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये सब बन जाएंगे। तो लाइटनिंग से कैसे बनता है कंपाउंड, समझ में आ गया। उसी तरह हैबर-बॉश प्रोसेस मैंने बता दिया है कि 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ कैटलिस्ट के यूज से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट कराकर क्या बना देते हैं, अमोनिया। तो हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर अमोनिया बनाते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। मेरा टारगेट इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट ये पूछा है। इसको आप मेंशन कर दोगे या तो आप इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, इसको एक्सप्लेन करना एसेंशियल है आपके लिए। तो चले बायोलॉजिकल फिक्सेशन को देखो। अब देखो, मैंने यहां बताया बायोलॉजिकल फिक्सेशन का मतलब क्या है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन यानी द कन्वर्जन ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इनटू द कंपाउंड फॉर्म लाइक अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बाय लिविंग्स, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिविंग है इसलिए बायो शब्द है। तो लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म्ड बायोलॉजिकली बाय नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, बैक्टीरिया कम्स अंडर प्रोकैरियोटा, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड एक्शन बैक्टीरिया, सर्टेन टाइप ऑफ, ठीक है, एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं। एनएरोबिक यानी जो ऑक्सीजन जिस की जरूरत नहीं है अपना फूड के लिए, एनएरोबिक एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में भी सरवाइव कर सकते हैं। उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एनएरोबिक। एन मतलब, एनएरोबिक का मतलब नो एयर, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अभी मैं उसकी लिस्ट दूंगा आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। मेनी हायर प्लांट्स एंड सम एनिमल्स लाइक टर्माइट्स, देखो, और कुछ हायर प्लांट जैसे एल्बीजिया सीसो का नाम सुना है, हमारे यहाँ होता है ना, पीला पीला फूल होता है। और सीसम भी देखोगे, और सीरीज का पौधा देखा है, पीला वाला फूल होता है गर्मी में अभी, तो उसमें भी वो हायर प्लांट है, बट उसके रूट्स में ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक कंडीशन में होते हैं और वहां पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं वो। तो देखो, तो मैंने यहाँ लिखा है कि मेनी हायर प्लांट्स, ध्यान दीजिएगा, और ये सब मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल बैक्टीरिया ही जानते हैं कि वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो मैंने लिखा हायर प्लांट एंड सम एनिमल लाइक टर्माइट्स, दीमक जो होते हैं, टर्माइट्स, हैव फॉर्म्ड एसोसिएशन विद दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नोन सो फार हैव द नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। तो प्लांट जब एसोसिएशन में होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तभी वो कर पाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि प्लांट यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक की कैपेसिटी नहीं होती डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो आप पढ़ते होगे दलहन के पौधे हैं, वो यूकैरियोटिक है ना, चना और अरहर और मूंग वो यूकैरियोटिक सेल है। तो उसके रूट के में गांठें होती हैं, नोड्यूल्स, उसमें बैक्टीरिया होता है बैठा हुआ सिम्बायोटिक रिलेशन में, जिसको राइजोबियम कहते हो, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ डायरेक्ट प्लांट नहीं कर रहा है, प्लांट ऑलवेज नीड एसोसिएशन विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान दीजिए। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की भी खर्च होती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी एटीपी लगता है। इतना आसान नहीं है।
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? एंजाइम्स की और एटीपी यानी एनर्जी की। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। सो मोस्ट फंडामेंटल एंजाइम्स रिक्वायर्ड इज नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजिनेज। नाम याद रखिएगा एंजाइम का, नाइट्रोजिनेज। और ये कहां होता है? ये डाईएज़ोट्रॉफिक बैक्टीरिया में होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए एक और टेक्निकल टर्म है, वो हर बुक में आपको मिलेगा, डाईएज़ोट्रॉफिक। एजो फॉर एजाइड फॉर नाइट्रोजन, सो डाईएज़ोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इनके पास क्या एंजाइम होता है? नाइट्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या हेल्प करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ टेक्निकल चीजें याद रखो जो दूसरे के नोट्स में आपको नहीं मिले, नहीं उसको यूज करना। अब यहाँ एक लिस्ट ऑफ बैक्टीरियाज है, ये आपके पीटी के लिए है। पीटी मतलब उसमें 20 ऑब्जेक्टिव आएगा, मेरे दिमाग में हमेशा पीटी मेंस चलता रहता है यूपीएससी स्टाइल में। अब देखो, पहला मैंने लिस्ट दिया है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, और उसमें भी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं, एरोब्स बैक्टीरिया हैं ये। एरोब्स का मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए इनके लाइफ सस्टेनेंस के लिए। उसमें मैंने बताया है फ्री लिविंग में पहला लिस्ट साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नोस्टॉक, ग्लोथिका, क्लेओथ्रिक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब कोई भी पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज से साइनोबैक्टीरिया, तो ऐसे भी आ सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोबिक बैक्टीरिया। तो एक ये 3 क्वेश्चन है, समझ रहे हो। दूसरा देखो, केमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केमिकल से अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है। नाम है एजेटोबैक्टर, एजोमोनास, एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टीरियम, सब में एजो लगा है तो याद करना आसान है, इसीलिए मैंने बनाया ऐसा। फिर लिखा है केमोलिथोट्रॉप्स, लिथोरॉक्स, ठीक है ना, एल्कालिगेंस, थायोबैसिलस, ये सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया। दूसरा लिखा है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सर्वाइवल के लिए, ये एरोब है। इनमें देखो केमो ऑर्गेनोट्रॉप्स यहाँ भी हैं, लेकिन ये एरोब्स हैं, ये एनएरोब्स है। क्लॉस्ट्रीडियम, फोटोट्रॉप्स, देखो यहाँ क्रोमैटियम, याद रखो एक दो एग्जाम्पल। आर्की बैक्टीरिया, ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है प्लैनेट अर्थ पर। मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टरम, ये सारे भी फ्री लिविंग है बट एनएरोबिक हैं, इनको रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर मैंने यहां लिखा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नॉन लेग्यूमिनस होस्ट। अब ध्यान दीजिए, आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमेशा दलहनी पौधे में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। यहां मैंने लिखा है कि नॉन लेग्यूमिनस जिसका होस्ट हो, यानी ऐसा होस्ट हो, ऐसा प्लांट हो या जो कि लेग्यूमिनस ना हो, दलहनी पौधा नहीं हो, दाल वाला पौधा नहीं हो। अभी तक आप तो यही पढ़ते थे ना लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। तो मैंने नाम दिया यहाँ देखो, फ्रैंकिया। इसके ये कहाँ रहता है फ्रैंकिया, किसमें? कैजुराइना, डिस्कैरिया, ये सब प्लांट के नाम है, इनमें ये बैक्टीरिया होता है। उसी तरह एसीटोबैक्टर कहाँ होता है? शुगर केन में। शुगर केन दाल का पौधा नहीं है ना, शुगर केन के रूट्स में होते हैं ये बैक्टीरिया। नाम क्या है? एसीटोबैक्टर। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आज पता लग गया शुगर केन में भी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब देखो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ऊपर में मैंने बताया आपको। ये कहाँ होता है? हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट एंथोसिरस नाम है बायोलॉजिकल नेम, या लीवरवर्ट, उसका एक एग्जाम्पल है पोर्शेला या लाइकेंस, इनमें ये होते हैं, इनके साथ ये एसोसिएशन में होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ आगे और भी लिखा है एनाबेना, ये फर्न में होता है, ये फर्न के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, फर्न पौधे होते हैं। तो ये सारे जो मैंने लिस्ट बताई, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो बैक्टीरिया एसोसिएटेड है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, उनके नाम बताए।
और फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो केवल दलहनी या लेग्यूमिनस पौधे में होते हैं, उसमें 5 जेनरा है, एक दो नहीं। आप राइजोबियम का नाम सुने थे केवल, उसमें 5 जीनस है। मैंने जीनस के नाम बताए, राइजोबियम, एजोराइजोबियम, फोटोराइजोबियम, साइनोराइजोबियम, सब में राइजोबियम है बट वो भी डिफरेंट है ना। मैंने एक लिस्ट दे दी आपको कि कभी आज कल जब भी होगा, क्योंकि आपको यूपीएससी भी देना है तो याद रखना। तो ये सारे बैक्टीरिया की लिस्ट मैंने दे दी कि ये बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया में ये इंजाइम होता है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और ये एनर्जी का इस्तेमाल करके इस इंजाइम की मदद से क्या कर लेते हैं, तो ये देखो रिएक्शन है। ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन, और कितना एनर्जी कंज्यूम करता है ये 16 एटीपी। क्या बना दिया, अमोनिया। हाइड्रोजन एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। पीआई क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये है रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हो तुम नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन गया अमोनिया में, कन्वर्ट हो गया ना, इसी प्रोसेस को कहते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कम से कम ये एक रिएक्शन तो याद कर सकते हो ना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब ऐसे कहानी लिख दोगे केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और एक अगर आप इसको इसके थ्रू बताते हैं तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल है ना, है कि नहीं, बताओ। तो चलो, पहला प्रोसेस फिक्सेशन बता दिया। अब दूसरा है डीके। डीके क्या होता है, अभी हम लोग नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा स्टेप पढ़ रहे हैं, डीके। व्हाट इज डीके। डीके मैंने लिखा है, डीके ऑल्सो कॉल्ड अमोनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, अमोनिया में कन्वर्ट होना, उसी को कहते हैं डीके। कैरीड आउट बाय द नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंड सम फंजाई, कुछ फंजाई भी मदद करते हैं और ज्यादातर बैक्टीरिया। द प्रोटीन्स मेड बाय प्लांट एंटर एंड पास थ्रू द फूड वेव्स जस्ट एज कार्बोहाइड्रेट डू, जैसे ग्लूकोज पास करता है फूड ट्रॉफिक लेवल में, प्रोटीन भी पास करता है। At each trophic level, their metabolism produces organic nitrogen compound that return to the environment chiefly in excretion and also as a part of dead remain of organism. बोला कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जब ट्रांसफर होगा प्रोटीन, तो कुछ जो है प्रोटीन जो है मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, एनवायरमेंट में ये चला जाता है वापस नाइट्रोजन। क्यों जाता है, बोला एक्सक्रीशन, जैसे आप यूरिन पास आउट कर रहे हो, यूरिन में क्या है, यूरिया है। ह्यूमन के यूरिन में क्या होता है पता है, यूरिया होता है। यूरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड है ना। फिश जो है, फिश के यूरिन क्या होता है, अमोनिया। लिजर्ड्स के यूरिन में क्या होता है, या फिकल मैटर में यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। आप समझ रहे हो। तो ये जितने भी एक्सक्रीटरी कंपोनेंट हैं एनिमल्स के, चाहे वो ह्यूमन का हो या फिश का हो या लिजर्ड्स का हो या फिर बर्ड्स का भी, बर्ड्स भी यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो बोला कि जब आप खाना खा रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप एक्सक्रीशन भी कर रहे हो ना, एक्सक्रीशन में ये नाइट्रोजन बाहर इन्वायरमेंट में कुछ तो चला गया। जरूरी है कि हम मरेंगे तो ही सब वापस जाएगा, बीच में भी निकल रहा है शरीर से, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीके। ऐसा नहीं है कि डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की तभी डिकम्पोजर ब्रेक करेगा और सारा नाइट्रोजन निकल के जाएगा एनवायरमेंट में। नाइट्रोजन कॉन्टिन्यूअसली आपके बॉडी से निकल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ गए ना। डीके का कॉन्सेप्ट आया समझ में बच्चों, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब अगला स्टेज आते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या है नाइट्रिफिकेशन, नाम ही है, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा। अमोनिया कैन टेकन अप डायरेक्टली बाय प्लांट यूजुअली थ्रू देयर रूट्स, सॉइल से ले लेते हैं, अगर अमोनिया है अवेलेबल तो डायरेक्ट ले लेगा।
However, most of ammonia produced by decay is converted into nitrates. लेकिन जब आप यूरिन पाउस आउट कर रहे हैं और वहां ब्रेकडाउन होकर अमोनिया क्या बनाता है, वो बनाता है नाइट्रेट्स, फिर वो प्लांट लेता है। बोला डीके प्रोसेस से क्या होगा, अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। दिस इज एकम्प्लिश्ड इन 2 स्टेप, और वो 2 स्टेप में पूरा होता है। यानी अमोनिया से डायरेक्ट जो है, अमोनिया से डायरेक्ट नाइट्रेट नहीं बनेगा, पहले नाइट्राइट बनेगा। तो 2 स्टेप में होगा। बैक्टीरिया ऑफ जीनस नाइट्रोसोमोनास, यहां एरो के ऊपर लिखोगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, या आप लिखोगे नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट NO2 माइनस। फिर बैक्टीरिया दूसरा नाइट्रोबैक्टर, यहां लिखोगे एरो के ऊपर, और ये जरूर लिखना एग्जाम में, आप केवल कहानी बता देते हो। नाइट्रोबैक्टर, तो ये क्या करेगा, अब ये कन्वर्ट करेगा NO3 माइनस। तो ये अमोनिया ऐसे कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट देन नाइट्रेट, 2 स्टेज में। बैक्टीरिया को एरो के ऊपर नीचे ही लिखना है, और इस फॉर्म में लिखोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, समय बचता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कहानी समझ में आ गई, व्हाट इज नाइट्रिटिफिकेशन, और वो 2 स्टेज में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे अपने केमिकल रिएक्शन के थ्रू, सिंपल ऐसे लिखोगे तो आप ये सब बच जाओगे लिखने से। ठीक है, समय बचना भी है और अपना। अब अगला स्टेज है डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रेट को फिर से हम एलिमेंटल नाइट्रोजन में बदलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये था, इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, और ये इसमें कन्वर्ट हुआ। इस पूरे प्रोसेस को तुम कहते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही। और यहां से यहां वाले प्रोसेस को तुम बोलते हो नाइट्रिटिफिकेशन। ठीक है, ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा प्रोसेस, मतलब ये सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही आ गए। अब देखो, ये ब्रेक होकर फिर से ये बना देगा, तो ये जो ब्रेक होकर ये बनेगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, इसी को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक। इसमें भी कौन हेल्प करता है, इसमें भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, जैसे स्यूडोमोनास, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी प्री में। आप एक ही नाम याद रख लो, कम से कम स्यूडोमोनास तो याद रख लो, मैंने यहाँ और भी नाम दे रखे हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि आप कैसे एग्जाम में ज्यादा बर्डन नहीं लेते हुए भी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो तैयार नहीं करना है ना। तो स्यूडोमोनास ने क्या कर दिया, फिर से इसको ब्रेक करके ये बना दिया, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पहुंच गया। नहीं देख रहे हो। अब एक वर्ड है एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। अमोनिया एनएरोबिक एनवायरमेंट में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। इसी के लिए शॉर्ट में वर्ड क्या है, एनामॉक्स, एनामॉक्स। हम लोग 5वें स्टेज पे आ गए हैं, 5वां स्टेज है एनामॉक्स। एनामॉक्स इज द लेटेस्ट एडिशन टू नॉलेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, यानी बहुत लेटेस्ट स्टडी है ये। तो ये आपको सारी बुक में मिलेगा नहीं, स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। आपने अभी पहली बार ही ये टर्म सुना होगा, नहीं, एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। तो पहली बार क्यों सुन रहे हो, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी का पार्ट है। तो एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन, एनामॉक्स क्या है, एनामॉक्स इज लेटेस्ट एडिशन ऑफ नॉलेज ऑन नाइट्रोजन साइकिल। इन दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस नाइट्राइट and ammonium are converted directly into डाइनाइट्रोजन गैस। N2 में कन्वर्ट होता है कौन, NO2 माइनस एंड NH3 डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू दिस
in anaerobic environment even. ओके, यहां देखो लिखा है रिएक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं। यहां किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं, यह एनाएरोबिक कंडीशन में हुआ है। इसी प्रोसेस को कहते हैं, आज इकोलॉजिस्ट मानते हैं ये कॉमन प्रोसेस है जिसमें ज्यादातर ये कंपाउंड फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट होते हैं। वो प्रोसेस का नाम क्या है? एनामॉक्स। तो ये जरूर मेंशन करना, एसेंशियली ध्यान में रखना, कोई करेगा नहीं करे, आप करेंगे। लास्ट मैंने बताया लीचिंग एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। मैंने लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इज लीच्ड डाउन टू द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स कॉजिंग पॉल्यूशन। लीचिंग क्या है? ट्रिकल डाउन, बारिश हुई, पानी घुला, पोर्स के थ्रू मटेरियल को डिसॉल्व करके नीचे लेके जा रहा है, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, वो नीचे जाता है। सिचुएशन एग्रेवेटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब हम खेत में यूरिया डाल रहे हैं, बारिश हो रही है, यूरिया फिल्टर होकर ट्रिकल डाउन होकर नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है? अंडरग्राउंड वाटर को कॉन्टामिनेट कर रहा है। वो ग्राउंड वाटर जो आप पी रहे हैं या इरिगेशन में वापस यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या अदर पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट कॉज फैटल फॉर द चाइल्ड or infants, it react with hemoglobin and form the non-functional methemoglobin, जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम क्रिएट होता है। तो मैंने बता दिया कि लिचिंग जो है, जो हो रहा है जब आप अनमाइंडफुली जो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, केमिकल्स फर्टिलाइजर, वो बहुत हार्मफुल है। तो ये प्रोसेस भी मैंने बता दिया। तो आपको ये 6 प्रोसेस एक्सप्लेन करने हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फाइनली मैंने बता दिया कि इस साइकिल को, नाइट्रोजन साइकिल को कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। तो यहां पर मैंने हाउ द मैन्स इंपैक्ट द नाइट्रोजन साइकिल, ये मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरी बात है कि यहां पर मैंने बताया आपको लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन जब होते हैं, वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं, उसमें से भी गैसेस निकलती हैं, उसमें भी नाइट्रोजन निकलता है, उसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती हैं। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस के अंदर आता है। अब देखो यहाँ लिखा है ह्यूमन हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द नाइट्रोजन साइकिल बाय आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन primarily through Haber process using energy from fossil fuels to convert atmospheric nitrogen to ammonia and planting of nitrogen fixing crop। तो ह्यूमन ने क्या कर दिया? आर्टिफिशियल नाइट्रोजन बना लिया, यूरिया बना लिया लैब में। तो एक नेचुरल प्रोसेस से रिसाइकिल हो रहा था मटेरियल, आपने वो रिसाइकिल करने की जरूरत नहीं, आपने इंडस्ट्री में ही बना ली। तो आपने क्या कर लिया? आपने नाइट्रोजन साइकिल से अलग आपने उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, नहीं, अमाउंट अलग से कंपाउंड बना दिया। In addition, humans have significantly contributed to transfer of nitrogen trace gases from Earth to the atmosphere. How? The N2O has risen in the atmosphere as a result of agricultural fertilization, biomass burning, cattle and feedlots। तो जो आप व्हीकल से पॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें निकल रहे हैं ना ये गैसेस, और ये गैसेस कहां पर इफेक्ट करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन में रोल प्ले करते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन में केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपने पढ़ रखा है वही रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है ना।
ये भी रोल प्ले करता है। तो लिखा है अब अमोनिया इज द एटमॉस्फेयर हैज ट्रिपल्ड एज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अमोनिया का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में ट्रिपल हो चुका है ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो यहां मैंने बताया है कि हाउ इट एंड इट इज रिएक्टेंट इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट एक्ट एज एन एरोसोल decreasing air quality clinging on to the water droplet eventually resulting in acid rain also। अब मैंने नाइट्रोजन जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं एनवायरमेंट में उसका इम्पैक्ट बताया। आप क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेट कर रहे हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा है, एसिड रेन का खतरा है, ओजोन डिप्लीशन का खतरा है। आपने नाइट्रोजन साइकिल से कितनी सारी चीजों को लिंक कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो बच्चों हाउ द ह्यूमन इज अफेक्टिंग दिस इकोसिस्टम। ओके, सो फाइनली स्मॉग क्रिएट होगा, एसिड रेन होगा, ये सारी चीजें जो है एंड दैट इज हार्मफुल एज यू नो, है ना। स्मॉग ऑल्सो क्रिएट क्या, लेस विजिबिलिटी इन विंटर that not only causes respiratory diseases but also accident on the highways and the railway tracks no। तो उससे भी जान माल की नुकसान हो रही है ना, हिंदी में लिखते हैं जो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज दिस। सो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली क्या करेगा ये, डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी। If you disturb the cycle, it decrease the biodiversity, can also result in higher nitrogen availability, increase nitrogen demanding grasses, causing degradation of nitrogen poor species, diverse heathland। तो इस तरह से मैंने आपको समअप कर दिया स्टोरी। ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। पॉल्यूशन पे भी मैं अलग डायमेंशन आपको दूंगा, आप जो लिखते हैं उससे थोड़ा सा आप पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन आप कॉजेज, देन आप इसके इफेक्ट्स, और फिर उसके बाद आप इसके मेजर्स बता सकते हैं जो गवर्नमेंट ले रही है या जो मेजर्स लिए जाते हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में किसी को?